सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे एंड नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा वर्सेस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि टाइटल बहुत ज़रूरी होता है अंदर के कंटेंट समझने के लिए। जो हेडिंग होती है या जो टाइटल होता है वो ज़रूरी होता है। तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर नहीं लिखा हुआ है। अगर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर होता तो पब्लिक सेक्टर के बारे में अलग उसका कुछ लिखा होता और प्राइवेट सेक्टर के बारे में अपने अलग पॉइंट लिखे होते। लेकिन यहाँ पे वर्सेस है। यहाँ पे क्या है? वर्सेस मतलब कहीं ना कहीं से हम बताना चाह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के कंपैरेटिवली, प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में पब्लिक सेक्टर के क्या फ़ायदे या क्या नुकसान है, दोनों चीज़ें। हाँ, तो हमें पता है कि हमारे इंडिया में जो इकोनॉमी है मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट लोगों के हाथ में भी कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज जैसे रेलवे हुआ, कुछ स्टील हुए, या फिर एरोप्लेन भी था, अब तो प्राइवेट के हाथ में आ गया। एयर इंडिया से पब्लिक सेक्टर में था, गवर्नमेंट के हाथ में था। ठीक है ना। तो ये दोनों ही सेक्टर जिस कंट्री में हो उस कंट्री की इकोनॉमी को हम बोलेंगे मिक्स इकोनॉमी। तो यहाँ पर है मिक्स इकोनॉमी। ठीक है। तो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 कैटेगराइज इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। तो स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट ना समझे, स्टेट का मतलब एक कंट्री। ठीक है ना। यहाँ पर स्टेट का मतलब ये नहीं कि सेंट्रल और स्टेट नहीं होता है। यहाँ स्टेट का मतलब एक कंट्री या जो भी गवर्नमेंट है जिसके हाथ में, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, दोनों के लिए स्टेट कहा गया है। ठीक है। तो यही बताया गया कि को एग्जिस्टिंग पे चलता है पब्लिक सेक्टर, सेक्टर को एग्जिस्टिंग विद स्टेट। तो कुछ कंपनीज कुछ फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिल के भी करती हैं। सो मच ऑफ द एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर, है ना। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर में रखा गया। काफ़ी सारी एग्रीकल्चर 95% एग्रीकल्चर है ना, ये भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। सो द लाइसेंसिंग पॉलिसी एम्पावर्ड स्टेट टू रेगुलेट द प्राइसेस एंड ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। तो जो कंपनी या इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में है या फिर गवर्नमेंट किसके को एग्जिस्टिंग में है, मिलकर है दोनों, तो उसका प्राइस हुआ या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट डिसाइड। स्टेट मतलब वो कंट्री या स्टेट गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं तो वो डिसाइड करते हैं। तो अब प्रोडक्शन भी डिसाइड करना पड़ता है कि कितना प्रोडक्शन रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो वो एक मापदंड या उसके रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन होती हैं, तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है मिक्स इकोनॉमी में। तो एवोल्यूशन ऑफ द मॉडल या एवोल्यूशन ऑफ मिक्स इकोनॉमी मॉडल कि किस तरह मिक्स इकोनॉमी बढ़ता चला गया। सो द पब्लिक सेक्टर हैड मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, स्टील, सीमेंट, ये सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ना। अब सीमेंट, स्टील निकालना है माइनिंग से आयरन, और फिर वहाँ से स्टील प्रोसेस होगा। ठीक है ना। तो ये सब इतने बड़े प्राइवेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने शुरुआत में काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन्स और इंडस्ट्रीज़ लगाई इसके लिए, और पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। बट इट वॉज फेल्ड दैट स्टेट कंट्रोल लाइसेंस परमिट ETC हैड प्रूव हिंड्रेन इन द पाथ ऑफ ग्रोथ। लेकिन अब यही है कि जो लाइसेंसिंग है, परमिशंस हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं अगर किसी को बिज़नेस करना है या इंडस्ट्री डालनी है, तो ये रुकावट था। सो द राइट विंग लीडर थिंकर दोज हु सपोर्टेड द आइडियाज ऑफ द लिबरलिज्म एंड फ्री इकोनॉमी क्रिटिसाइज द मिक्स इकोनॉमी मॉडल एंड स्पेशली द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो जो राइट विंग, जो अगर गवर्नमेंट में राइट विंग और लेफ्ट विंग होते हैं अपोजिशन में, ठीक है, तो जो राइट विंग लीडर्स हैं वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि मिक्स इकोनॉमी ठीक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इससे रुकावट आती है, बहुत सारी लाइसेंसिंग और पेपर वर्क इतना होता है कि बिज़नेस खुल के नहीं हो पाता है।
तो उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर ही सब कुछ होना चाहिए। तो वो क्या उन्होंने सजेशन दिया, सिंस ऑल मेजर इंडस्ट्रीज वर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट यानी बाय द गवर्नमेंट, कंसिडरेबली एक्सपेंडेड द पावर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, द मिस यूज देयर पावर एंड मैनी ऑफ देम वर रेडी टू डू इलीगल थिंग फॉर मनी। तो होता ही है करप्शन कि सब हाथ में है गवर्नमेंट के, अगर हाथ में इंडस्ट्रीज़ हैं तो किसी को कोई एक कॉन्ट्रैक्ट देना है किसी चीज़ का, तो उसमें तो पता ही है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर पास होते हैं। तो ये चीज़ है ना, मिसयूज़ होता है। स्टेट्स पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट गुड्स मीन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन एंड नो इंसेंटिव्स। तो इम्पोर्ट गुड्स को थोड़ा सा इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, गुड्स ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन अब तो कैसा ऐसा कुछ नहीं है, अब तो जो चाहे वो मंगवा लो। लेकिन पहले ऐसा होता था, इतना इजी नहीं था इम्पोर्ट करना, तो लोग है ना स्मगलिंग करते थे। स्मगलिंग में तो चोरी छुपे जापान या चाइना का माल मंगा के यहाँ बेचते थे। तो इस तरीके से दिक्कतें थी। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बिकम टू ह्यूज एंड टू इनएफिशिएंट थी। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट तो उतना ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करते थे। जैसे कि प्रोडक्शन होना चाहिए 100 यूनिट का, हो रहा है 50 यूनिट का। लेबर हैं वो भी सब गवर्नमेंट है वर्कर्स हैं, वो आते हैं, एक आधा काम किया नहीं किया, सेटिंग बनी हुई, अंदर हाजिरी लगा दी, अटेंडेंस लगा। तो ये सारी चीज़ें हमेशा ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर कंपनी लॉसेस दिखाना पड़ता था कि गवर्नमेंट जॉब लग गई, तुम काम करो ना करो, कैसा भी करो काम, ये गवर्नमेंट जॉब है ना। ऐसे नहीं, प्राइवेट जैसा नहीं है कि उतना कंपटीशन हो कि भाई काम बराबर करना है, अच्छा नहीं किया, देर में आए तो आपको फिर जॉब से हटा देंगे। डर रहता है ना जॉब का प्राइवेट में। पब्लिक में कहाँ डर रहता, पब्लिक गवर्नमेंट में, अपना गवर्नमेंट कंपनी में आए नहीं आए, हाजिरी लगवा दी, सेटिंग है तुम्हारी, हाजिरी लगवा दी, या काम कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं। गवर्नमेंट बोलते हैं ना, गवर्नमेंट काम की कितनी क्रिटिसिज्म होता है पता ही ना, देखते हो कि आप आम दिनों में न्यूज़पेपर या मूवीज़ में भी दिखाते हैं। सो द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी प्रूव्ड ए हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ ग्रोथ। ये बता दिया कि ये सब लाइसेंसिंग बड़ी दिक्कत होती है मेजर पब्लिक कंपनीज या जो गवर्नमेंट के हाथ में इंडस्ट्रीज़ हैं। अब लेफ़्ट विंग का क्रिटिसिज्म क्या था, दूसरे जो थे पॉलिटिक्स में जो लेफ़्ट विंग होता है, ये राइट विंग लेफ़्ट विंग का मतलब समझो आप जरा, नहीं तो सब पूछ रहे हैं राइट विंग लेफ़्ट विंग क्या होता है। ये पॉलिटिक्स में जो अपोजिट थिंकर होते हैं, जो रनिंग गवर्नमेंट के, जो रेडिकल्स होते हैं वो लेफ़्ट विंग को कहलाए जाते हैं, खासकर आपके कम्युनिज़म जो थिंकर हैं। सो द लेफ्ट विंग राइटर दोज हु सपोर्टेड द आइडियल ऑफ सोशलिज्म, है ना, सोशलिज्म या फिर कम्युनिज़म, क्रिटिसाइज दी मिक्स इकोनॉमिक मॉडल ऑन दिस ग्राउंड। उनका भी क्रिटिसिज्म था, राइट विंग का भी, लेकिन लेफ्ट विंग का भी है। द गवर्नमेंट केम फॉरवर्ड टू सेटअप सच इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर टू हाई इन्वेस्टमेंट हैड लो प्रॉफिट। मतलब इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट लेकिन प्रॉफिट लो होती है, क्योंकि पब्लिक का पैसा ऐसे चल रहा है। इन अदर वर्ड द प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइजेज रिमेन द डोमेन of the private sector. In this way the state fostered the advance of capitalism. The private sector made huge profit. अब उसी के अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है, कम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, वर्कर और लेबर्स और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो लग कर काम कर रहे हैं क्योंकि जॉब ना चली जाए। तो उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट ह्यूज होता है। तो गवर्नमेंट परस्यूड पॉलिसी of production to help the domestic industry, since the private entrepreneur were never exposed to international competition. There was no incentives to them to improve the quality of their product to make them cheaper. ठीक है, the only people had to suffer were the consumer. तो गवर्नमेंट के हाथ में रहने की वजह से या प्राइवेट सेक्टर भी अगर है तो उसको इतनी लाइसेंसिंग, इतनी ज़्यादा हिंड्रेंसेस हैं कि वो खुल के कंपटीशन नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हुए हैं। द पब्लिक सेक्टर अंडर द टेकिंग लॉसेज हैड इंक्रीज। द स्टेट देयरफॉर डिड नॉट हैव सफिशिएंट रीज़न टू स्पेंड ऑन सर्विसेज सच एज एजुकेशन हेल्थ केयर। अब इतना नुकसान हो रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, एजुकेशन हेल्थ केयर, वो जब नुकसान होगा तो कहाँ पे फिर ये खर्चा कर पाएंगे। अब इंडिया जैसे कंट्री के लिए एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे बड़े बड़े हॉस्पिटल चाहिए, बड़े बड़े कॉलेजेस चाहिए, लेकिन जब लॉस हो रहा है गवर्नमेंट का तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेगी। तो द पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन, द नंबर ऑफ पुअर पीपल रिमेन हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में नंबर ऑफ पीपल पुअर पीपल बढ़ते चले गए। कब? जब गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा इंडस्ट्री थी, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होता गया बाद में।
अब ठीक है, समझ गया। तो ये था प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की मतलब। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेजर आउटकम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो की गई इसके मेजर आउटकम क्या थे, क्या फ़ायदे हुए हमें। ठीक है, द अर्ली फेज ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी पहले जो 3 पढ़ा था, मार्क लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। पहले जो 3 प्लान थे, 5 ईयर्स प्लान, उस 15 साल के, जो उसमें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाउंडेशन रखा गया। नई नई जगह में इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, फाउंडेशन रखा गया। उस पर अभी और ज़्यादा इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया एडवांस, लेकिन फाउंडेशन रखा गया। बट द थर्ड ऑब्जेक्टिव दैट ऑफ अचीविंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस रिडक्शन पॉवर्टी वाज मच मोर डिफिकल्ट। ठीक है, ये सब तो हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी फाउंडेशन रखा गया, एग्रीकल्चर में भी फाउंडेशन रखा गया, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस था, सोशियो मतलब सबको बराबर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सोशल जस्टिस यही हुआ ना, बराबर जॉब के मौके मिलने चाहिए, बराबर पढ़ने के मौके मिलने चाहिए, नहीं मिलते थे। और इकोनॉमिक जस्टिस मतलब सब लोग का पैसा कमाने के लिए इतना इनफ पैसा होना चाहिए, घर में खर्चा ठीक से चल सके। लेकिन ये तो अभी तक के, अगर आज की बात करें तो भी उतना हल नहीं हुआ। आज भी अनएम्प्लॉयमेंट कितना है इंडिया में पता ही है आपको। तो लेकिन उस टाइम तो बहुत ज़्यादा था, अब तो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल, तो इसीलिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ग्रोथ के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट रखे गए। तो देखो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट रूरकेला में, भिलाई में बड़े बड़े इंडस्ट्री आयरन स्टील प्लांट लगाए गए, दुर्गापुर में। फिर डैम प्रोजेक्ट बनाए गए गवर्नमेंट के लिए। फिर भाखड़ा नंगल डैम बहुत बड़ा डैम है ये भी, है ना, ये सब की रखे गए हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पावर, लाइट और पावर दे सकें, इरिगेशन फैसिलिटी दे सकें, खेतों में पानी दे सकें। डैम से क्या होता है मेनली, और डैम से खेतों के लिए पानी पहुंचाया जाता है। पानी डैम क्या होता है, रिवर निकल के पानी चला जा रहा है, तो डैम में हम लोग क्या करते हैं, रिवर के बहते पानी को रोकते हैं और रोक के आसपास गाँव में पहुँचाते हैं। साथ में एक और काम होता है डैम का, बड़े बड़े पावर प्लांट लगाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो ये बड़े बड़े काम हुए हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म काम हुआ है, लैंड रिफॉर्म बनाया किया गया है। जो भी पुराने बड़े बड़े ज़मींदार थे जो मोनोपोली करते थे, उनसे पूरा सिस्टम बनाया गया ज़मीन का। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम को अबलिश किया गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे है ना। सी यहाँ पे देखो, मैनी फार्मर ज़मींदार एक्वायर्ड लार्ज एरियाज ऑफ लैंड फॉर पर्सनल कल्टीवेशन एंड द गोल ऑफ इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कुड नॉट बी अचीव्ड। तो वो बड़े बड़े लैंड लिए हुए अपने हिसाब से कर रहे हैं काम, और फार्मर्स को लेबर बना के रखे हुए हैं। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही थी। मेजर कॉज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव वॉज लो एग्रीकल्चर, जो प्रोडक्टिविटी थी, तो मतलब प्रोडक्टिविटी थी तो, लेकिन लो प्रोडक्ट ज़मीन ज़्यादा है, खेती कम हो रही है। तो इसको प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा कैसे किया जाए, ये एक चैलेंज था कि प्रोडक्टिविटी को हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। लैंड रिफॉर्म करके कर सकते हैं, और आपका फर्टिलाइज़र, एडवांस फर्टिलाइज़र यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे की गई। सो बाय ये सीलिंग वी मीन, सीलिंग एक योजना, एक प्लानिंग लाई गई कि बाय ए सीलिंग वी मीन द फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ होल्डिंग दैट एंड इंडिविजुअल कल्टीवेटर और हाउस होल्ड कुड पसेज। तो यहाँ पे एक फिक्स रखा गया कि एक कल्टीवेटर है या एक हाउस होल्ड की इतनी ही हो सकती है ज़मीन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। पहले तो क्या था कि ऐसे ही था, जिसने जितना कवर कर लिया, कैप्चर कर लिया, उसकी उतनी ज़मीन हो गई। सो बियॉन्ड दिस मैक्सिमम साइज ऑल लैंड, मतलब कोई पेपर थोड़े होते थे उतने पक्के। ऑल लैंड बिलोंगिंग टू द लैंड वॉज टेकन ओवर बाय, देखो कितने सारे लैंड गवर्नमेंट ने ले लिए हैं। इसी के साथ सीलिंग बोलते हैं, टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस, जो लैंडलेस लेबरर थे या फार्मर थे उनको बांटी गई। तो उनके पास भी कोई पेपर थोड़ी ना था। उन्होंने पहले कैसा था, अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गया ना हर चीज़ों में। पहले तो 50 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले तो भाई जहाँ जो कोई जंगल ज़मीन है, जंगली का पूरा हमने कैप्चर कर लिया, खेती करने लगे हम खुद, ये होता। तो उनसे छीन के एक मैक्सिमम रखी कि भाई आपको इतनी मिलेगी, अगर आपका पेपर ख़रीदा तो है नहीं आपने, तो फिर बाकी है ना जो भी लैंडलेस फार्मर हैं उनको दी गई ज़मीनें। ये सीलिंग बोलते हैं इसे। देयर वॉज मच स्टिल रिमेन टू बी डन इन द फील्ड ऑफ लैंड रिफॉर्म, बहुत सारे भी काम बाकी भी है, तो हो ही रहे हैं। लैंड टू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर। फिर देखो, और ये सारी चीज़ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मालूम है, कि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग से हमने क्या क्या बेनिफिट उठाया। ये देखो, मेजर आउटकम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हमेशा बैक ऑफ माइंड में रखा करो, जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन क्या है। तो उसका क्वेश्चन क्या है कि क्या आउटकम निकले। फिर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस में हमारा मकसद क्या था
रिडक्शन इन पावर्टी, तो थोड़ा बहुत पावर्टी कम हुई बाद में, ऐसा नहीं है नहीं कम हुई। ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, लेकिन पूरी कहाँ से कम हो जाएगी, पूरी थोड़ी ना हुई। ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस हैव हैड बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव of plant development but the performance in this area has not been satisfactory। सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ ना, मैंने कहा ना कि पूरा कहाँ हुआ है। ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, काफ़ी लोग पॉवर्टी लाइन के पीछे नीचे रहते हैं लोग। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ वॉज स्टिल डोमिनेटेड बाई रिच पीपल, जो पॉलिटिकल लाइफ है या इकोनॉमिक लाइफ है और रिच पीपल लोगों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। जो सोसाइटी में रिच पीपल होते हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। द लैंडलॉर्ड एंड द फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट, the widening of gulf between the haves and have not had led and increased the tension among classes। तो ये चीज़ें किसको के पास क्या किसके पास क्या नहीं है, इससे और गैप बढ़ते चले गए। फिर देखो फूड क्राइसिस हुआ। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री हैड क्रिएटेड फूड क्राइसिस इन इंडिया बिकॉज मच ऑफ द आवर कल्टिवेबल लैंड हैड गॉन इन पाकिस्तान। जो कल्टिवेशन पंजाब के साइड जो लैंड थी वहाँ पे मेन अनाज आता था, वो सब कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई। दैट इज़ द रीज़न वाई द फर्स्ट प्लान हैड अकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। इसीलिए पहले 5 प्लान में एग्रीकल्चर पर ज़्यादा जोर दिया गया। इंडिया में जो ज़मीनें एग्रीकल्चर यूज़ नहीं हो रही हैं उन्हें यूज़ कराना है और हाई प्रोडक्टिविटी रखना है, ये मेन है। फिर देखो फूड क्राइसिस इंडिया में आया। हाँ, फूड क्राइसिस यही वजह है फूड क्राइसिस की कि पार्टीशन के बाद इन पाकिस्तान में काफ़ी सारी लैंड कल्टिवेटेड जो लैंड थी, अच्छी प्रोडक्टिविटी थी, अच्छा अनाज निकलता था, वो सब चली गई ज़्यादातर पाकिस्तान में। फिर सीवियर ड्रॉट पड़े, सूखा पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, इससे फूड ग्रेन और शॉर्टेज पड़ गया इंडिया में। ठीक है, तो बहुत सारे फूड ग्रेन को इंपोर्ट कराया गया बाहर की कंट्री से, कर्ज़ा फिर ऊपर हमारे ऊपर चढ़ता गया। तो ये सारी दिक्कतें थी। वॉर से काफ़ी दिक्कत हो गई थी क्योंकि इंडिया चाइना वॉर 1962 से इंडिया काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी ज़्यादा। तो इस चक्कर में पाकिस्तान का वार हो गया, वॉर हो गया 65 में। तो ये सारी दिक्कतें थीं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर बाकी नेक्स्ट इसमें कराएंगे।